हेलो साथियों, नमस्कार। और आप सभी का स्वागत है रोजगार 100% में। जैसा कि आपको पता ही है, हमने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ लिया है और आज हम चर्चा करेंगे गंगा नदी तंत्र पर। तो सिंधु नदी तंत्र के बाद गंगा नदी, और गंगा नदी की जितनी भी आपसे महत्वपूर्ण बातें हैं उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आपको लगे कि कोई पॉइंट मुझसे छूट रहा है तो आप अपने नोट्स में उसको मेंशन कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मुझे आता है और मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं, लेकिन जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं उतना मैं कवर करा रहा हूं। लेकिन कोई पॉइंट यदि रह भी जाता है तो आप उसको अपने आप स्वयं से कवर करेंगे, क्योंकि आप भी कुछ अपने लिए मेहनत कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी तंत्र, तो तंत्र आप जानते ही हैं कि तंत्र किसे कहते हैं। गंगा नदी में जितनी भी सहायक नदियां मिल रही हैं उन सभी से मिलकर बनता है एक तंत्र। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो दिखाई दे रही है ये वाली है गंगा नदी, ये वाली। ठीक है, बाद बाकी ये वाली यमुना नदी है, यहाँ आकर मिली है, और ये इसकी सहायक हैं, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इन सबको मिलाकर बना है गंगा नदी तंत्र। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। तो पहले मैं जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इस पर चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ पर है केदारनाथ चोटी, और यहाँ पर है बद्रीनाथ चोटी जो सतोपथ ग्लेशियर पर है। किस पर? सतोपथ ग्लेशियर। ठीक है, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे कि ये पूरी घटना, जितना भी ये भौगोलिक जो घटना हो रही है, जितनी भी भूगोल है, ये सब उत्तराखंड में है। किसमें है? उत्तराखंड में। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये पूरी घटना जो यहाँ तक गंगा जो दिखाई दे रही है, गंगा जो लिखा हुआ है, इससे ये पूरी जो घटना है, जितना भी आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये सब उत्तराखंड का है। किस जगह का है? उत्तराखंड का। तो आपसे पूछ ले कभी गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, तो उत्तराखंड में। केदारनाथ चोटी कहाँ है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ चोटी कहाँ है? उत्तराखंड में। सतोपथ ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। तो ये वाला गंगोत्री है और ये वाला यमुनोत्री। तो यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में। ये दोनों ग्लेशियर बता दिए थे हमने आपको। तो अब आपको ये बद्रीनाथ जो चोटी है और ये जो सतोपथ ग्लेशियर है, इसके इधर साइड से एक नदी निकली है जिसका नाम है विष्णु गंगा, जिसका नाम है विष्णु गंगा। और एक इधर से जो नदी निकली है इसका नाम है, इस वाली का, धौली गंगा। तो आप ध्यान रखेंगे, इधर वाली पश्चिम, चोटी के पश्चिम से निकली है धौली गंगा और चोटी के पूर्व से निकली है विष्णु गंगा। ये लगा हुआ है, ये वाली विष्णु गंगा है और ये वाली धौली गंगा है। ठीक है, तो विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां एक दूसरे से मिलती हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा यहाँ इस जगह मिल रही हैं, ये एक दूसरे से इस जगह पर ये मिल रही हैं यहाँ पर। तो जहाँ मिलन हो रहा है उस जगह को कहते हैं हम विष्णु प्रयाग। उस जगह को कहते हैं हम विष्णु प्रयाग। ध्यान रखेंगे, प्रयाग किसे कहते हैं? दो नदियों के मिलने वाले स्थान को प्रयाग कहा जाता है। दो नदियों के मिलने वाले स्थान को प्रयाग कहा जाता है, यानी संगम। दो नदियों के संगम को प्रयाग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिल रही है आपकी धौली गंगा और विष्णु गंगा। तो बस ये थोड़ा लिंक हो जाएगा कि विष्णु गंगा मिल रही है तो विष्णु प्रयाग है। बस थोड़ा इतना ध्यान रखेंगे कि धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ मिल रही हैं उसको कहते हैं हम विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। ये सभी पूरी घटना कहाँ होगी? उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में है। जब धौली गंगा और विष्णु गंगा मिल जाती है विष्णु प्रयाग में, तो उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा। इसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा। तो एक सवाल और बन गया यहाँ से कि जो अलकनंदा नदी है वो किन दो नदियों से मिलकर बनी है? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा नदियाँ दोनों आपस में मिलती हैं और इनकी संयुक्त धारा अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये नदी आ रही है अलकनंदा के रूप में। अब आपको दिखाई दे रहा है एक नदी यहाँ से इधर से पूर्व की ओर से बहकर आ रही है
जिसका नाम है पिंडारी नदी। इस नदी का क्या नाम है? पिंडारी नदी। इस नदी का नाम है पिंडारी नदी। और जब अलकनंदा नदी और पिंडारी नदी जहाँ मिलती हैं उस जगह को कहते हैं हम कर्णप्रयाग। उस जगह को कहते हैं हम कर्णप्रयाग। तो आप ध्यान रखेंगे कि अलकनंदा नदी और पिंडारी नदी जहाँ मिल रही हैं उसको कहते हैं हम कर्णप्रयाग। और जब कर्णप्रयाग से ये नदी आगे बढ़ती है फिर भी ये अलकनंदा ही कहलाती है। फिर भी ये अलकनंदा ही कहलाती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल कर देता हूँ। धौलीगंगा और विष्णुगंगा मिलकर अलकनंदा कहलाती हैं और अलकनंदा और पिंडारी मिलकर अलकनंदा कहलाती हैं। धौलीगंगा विष्णुगंगा विष्णुप्रयाग में मिलती हैं, अलकनंदा और पिंडारी नदी कर्णप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है। अब ये आ रही है अलकनंदा। इधर है केदारनाथ चोटी। केदारनाथ चोटी से एक महत्वपूर्ण नदी निकली है जिसका नाम है मंदाकिनी। जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी कहाँ से निकली है? केदारनाथ चोटी से। किस राज्य में बहती है? उत्तराखंड में। ठीक है। तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिलती हैं रुद्रप्रयाग में। दोनों कहाँ मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में। और फिर आगे यह नदी अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। फिर भी ये अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। ठीक है। दोबारा से सुन लो। धौलीगंगा विष्णुगंगा अलकनंदा कहलाती हैं। अलकनंदा और पिंडारी फिर अलकनंदा कहलाती है। फिर मंदाकिनी और अलकनंदा फिर अलकनंदा कहलाती है। ठीक है। तो रुद्रप्रयाग, सवाल बनेगा आपसे कि विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी का संगम है? तो धौलीगंगा विष्णुगंगा का। सवाल बन सकता है कर्णप्रयाग में किस नदी का संगम है? तो अलकनंदा और पिंडारी नदी का। सवाल बन सकता है रुद्रप्रयाग में किस नदी का संगम है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकली है? केदारनाथ चोटी से। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकली है? केदारनाथ चोटी से। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर भी ये अलकनंदा के नाम से ही आगे जानी जाती है। फिर है ये गंगोत्री ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी की महत्वपूर्ण धारा भागीरथी निकलती है और भागीरथी चली आ रही है ये, और इधर से ये मिलजुल कर अलकनंदा आ रही है और भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिल रही हैं? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी। देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं? अलकनंदा और भागीरथी। और अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा कहलाती है गंगा। तो देवप्रयाग के बाद जब ये आगे बढ़ती है तब इसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। तब इसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो ये जितनी भी भौगोलिक दशा है, जितनी भी भौगोलिक दशा है ये पूरी उत्तराखंड की है। ठीक है। तो भागीरथी नदी उत्तराखंड, मंदाकिनी नदी उत्तराखंड, अलकनंदा नदी उत्तराखंड, विष्णुप्रयाग उत्तराखंड, कर्णप्रयाग उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, देवप्रयाग उत्तराखंड। ठीक है। एक क्वेश्चन और आप याद रख सकें तो आप इन प्रयागों के क्रम ध्यान रखेंगे कि उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा है। तो सबसे उत्तर में कौन सा है? विष्णुप्रयाग। सबसे उत्तर में कौन सा है? विष्णुप्रयाग। उससे नीचे कर्णप्रयाग, उससे नीचे कर्णप्रयाग, उससे नीचे रुद्रप्रयाग और सबसे दक्षिण में देवप्रयाग। सबसे दक्षिण में है देवप्रयाग। ठीक है। और ये पूरा जो घटना है ये उत्तराखंड की है। आइए अब हम बात करेंगे गंगा के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। ये बात हुई गंगा के उद्गम की। तो बेसिकली जो गंगा नदी है उसमें आप ये देख रहे हैं कि ये वाली है यमुना और ये वाली है गंगा। ये वाली है गंगा। ठीक है। अब कुछ नदियां यमुना में मिल रही हैं, कुछ नदियां यमुना में मिल रही हैं, कुछ नदियां गंगा में सीधी मिल रही हैं, कुछ नदियां गंगा में सीधी मिल रही हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, जो नदियां यमुना की सहायक हैं वो गंगा की भी सहायक हैं। कारण ये अपना पानी मिला रही हैं यमुना में और यमुना के माध्यम से अपने पानी को ले जा रही हैं गंगा में। ठीक है। तो गंगा की सहायक ऐसे कहलाती है। इनडायरेक्ट में है लेकिन गंगा की सहायक है, डायरेक्ट नहीं है। ऊपर वाली डायरेक्ट है,
एक ये वाली डायरेक्ट है। ठीक है, तो आइए अब हम इन पर चर्चा कर लेते हैं। पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ा नदी तंत्र है भारत का, और सबसे अधिक जल संग्रहण की क्षमता गंगा के क्षेत्र की है, क्योंकि ये बिल्कुल मैदानी भाग से उत्तराखंड और आपका जो उत्तर प्रदेश है, पूरा बिहार है, थोड़ा सा झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, इन सभी राज्यों से ये गुजरती है। और इसमें बहुत सी नदियाँ आकर बहती हैं मैदानी भागों में, और मैदानी भाग एक स्पंज की तरह होता है जो पानी को सोख लेता है, जो पानी को सोख लेता है। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, और गंगा नदी तंत्र में जल संग्रहण की क्षमता सबसे अधिक है। और हरिद्वार के बाद ये गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार के बाद ये गंगा नदी यहाँ से, ये गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि हरिद्वार तक हिमालय है। और मैंने बताया था आपको कि शिवालिक में जितने भी घाटियां हैं दून और द्वार के नाम से जानी जाती हैं। दून जैसे देहरादून, द्वार मतलब हरिद्वार। तो हरिद्वार बेसिकली कहाँ है? हिमालय में स्थित है, शिवालिक की तलहटी में। तो जैसे ही हरिद्वार को क्रॉस करती है तो ये मैदानी भागों में बहने लगती है, ये नदी मैदानी भागों में बहने लगती है। तो हरिद्वार में ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, और इससे नीचे फिर ये मैदानी भाग में बहती है। और मैदानी भाग में मैंने आपको बताया था कि विसर्प के रूप में बहेगी, अपने सांप जैसे आकार के में, कभी इधर कभी इधर, क्योंकि मैदानी भाग का जो ढलान होता है वो बहुत ही कम होता है। आइए आगे बात करते हैं। ये लिखा हुआ है गंगा नदी का वाटर टावर नेपाल को कहा जाता है। गंगा नदी का वाटर टावर नेपाल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नेपाल को? क्योंकि आप देख रहे हैं ये नेपाल है, नेपाल से नदियां अपना पानी लेके आ रही हैं और गंगा नदी में अपना पानी छोड़ रही हैं। तो ढेर सारी नदियां हैं जो नेपाल से निकलती हैं और गंगा नदी में जाकर मिलती हैं, तो अपना पानी वो गंगा नदी में छोड़ देती हैं। इसीलिए नेपाल को वाटर टावर कहा जाता है गंगा का, कि गंगा में ढेर सारा पानी नेपाल से आ रहा है। और पश्चिम बंगाल में ये 2 शाखाओं में बट जाती है, मैं आगे चर्चा करूंगा इसकी। और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र को यमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और गंगा नदी की सहायक नदियां देख लेते हैं। अब अभी और बात करनी है गंगा नदी पर हमें। गंगा नदी की सबसे जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो एक तो देख लेते हैं दाहिनी ओर से, दाहिनी ओर ये वाला है, इधर से कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं। ठीक है, तो यमुना है, चंबल है, केन है, बेतवा है, सोन है, टोंस है, सिंधु है। ठीक है, वो सिंधु नदी अलग है, और एक सिंधु नदी गंगा की सहायक है। बेसिकली यमुना की है, यमुना में पानी मिलाती है और फिर गंगा में चली जाती है अपना पानी लेकर। तो गंगा की सहायक नदियां जो दाईं ओर से मिल रही हैं, यमुना, चंबल, केन, बेतवा, सोन, टोंस, सिंध। ठीक है, बाईं ओर से मिलने वाली हैं रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानदी है। ठीक है, ये वाली जो महत्वपूर्ण नदियां हैं ये वाली बाईं ओर से मिलती हैं, ये वाली नदियां बाईं ओर से मिलती हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा समझाना भी है मुझे। ठीक है, आइए बात करते हैं। ये मैं हटा देता हूँ। क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको बताना बेहद ज़रूरी है, और जो मैं बोलता जाता हूँ जो यहाँ नहीं लिखा होता है आप उसको अपने नोट्स में लिख लिया करें। ठीक है, तो आइए पहले मैं इनकी जो शाखाएं हैं इन पर बात कर लेता हूँ। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, गंगा नदी की सहायक नदियाँ, दाईं ओर से यमुना, एक नदी है यमुना। सवाल बनता है कि पहले तो यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है, इसका उद्गम कहाँ है? इसका उद्गम है यमुनोत्री ग्लेशियर। दूसरी बात, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक है। ठीक है, एक फैक्टर है, यह
गंगा की सबसे बड़ी सहायक है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक है। एक चीज और देख रहे हैं आप कि हिमालय से जितनी भी, ये तो आपका प्रायद्वीप से निकली हैं, विंध्याचल पर्वत और मालवा पठार से निकली हैं, ये वाली तो इधर बह रही हैं उत्तर की ओर। ये वाली नदी गंगा के केवल एक ही अकेली है जो दाहिनी ओर से आ रही है और गंगा में मिल रही है। तो हिमालय की ये एकमात्र ऐसी नदी है जो दाहिनी ओर से गंगा में मिलती है। ठीक है, तो हिमालय की एकमात्र नदी जो दाहिनी ओर से गंगा में मिलती है, दाहिनी ओर से गंगा में मिलती है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और ये यमुना मिल कहाँ जाती है? यह इलाहाबाद यानी प्रयाग, अब तो प्रयागराज है नाम इसका, प्रयागराज कर लेना या इलाहाबाद लिख लो, कोई बात नहीं। यह इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है, यह गंगा से इलाहाबाद में मिल जाती है। तो यमुना की आपको इतनी बातें याद होनी चाहिए, यमुना की आपको इतनी बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, यमुना उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर है और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और हिमालय की एकमात्र नदी है जो दाहिनी ओर से गंगा में मिलती है। दाहिनी ओर से भाई, बाहिनी ओर से तो सभी मिल रही हैं, वाहिनी तरफ से तो सभी मिल रही हैं, लेकिन ये अकेली है जो दाहिने ओर से मिल रही है। ठीक है, हिमालय की। और यह इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है, वो आप जानते ही हैं। यहाँ पर ये इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद में ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ और आइए आगे बात करते हैं। आगे दे रखा है चंबल। चंबल नदी। चंबल नदी जो है इसका उद्गम जो है आपको पता ही है, मालवा पठार है, लिखवाया था, बताया भी था। इसका उद्गम जो है मालवा पठार, इसका उद्गम मालवा पठार है। और इसने मालवा पठार में इतना अपरदन किया है कि इसके अपरदन के कारण जो मालवा पठार है वो ऊबड़ खाबड़ हो गया है और उसको बीहड़ खंड या बीहड़ भूमि कहते हैं। ये मैंने बता दिया है आपको पठारों में। लेकिन एक बात लिख लेना ये कि चंबल नदी जो घड़ियाल होता है, एक मगरमच्छ की प्रजाति होती है घड़ियाल, उसका प्राकृतिक आवास है। चंबल नदी घड़ियालों का प्राकृतिक आवास है, मतलब इसमें घड़ियाल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। चंबल नदी में घड़ियाल बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, आइए और आगे बात करते हैं। बाद बाकी जो केन है, बेतवा है, टोन्स है, सिंधु हैं, ये चारों नदियाँ यमुना में मिलती हैं। आप लिख लेना कि केन, बेतवा, टोन्स और सिंधु ये यमुना में मिलती हैं और यमुना के बाद फिर ये गंगा में अपना जल गिरा देती हैं यमुना की सहायता से। और एक सोन नदी है, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। ये वाली है सोन है ये वाली नदी, ये वाली है सोन नदी, ये वाली सोन। तो ये अकेली ऐसी नदी है जो प्रायद्वीप भारत की अकेली ऐसी नदी है जो सीधे गंगा में मिलती है। ये है सवाल सोन से यही बनता है कि प्रायद्वीप, बताया था अमरकंटक चोटी से निकली है ये सोन और नर्मदा दोनों। सोन प्रायद्वीप भारत की एकमात्र नदी है जो गंगा में सीधे संगम करती है। ठीक है, बाद बाकी मैं फिर से बता दूं आपको, केन, बेतवा, टोन्स और सिंधु ये यमुना की सहायक हैं
और यमुना के माध्यम से अपने जल को गंगा में मिला देती हैं, लेकिन सोन सीधा अपना पानी गंगा में मिला देती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। बाईं ओर से रामगंगा, इसमें कोई खास बात नहीं है रामगंगा में, बस इतना ध्यान रखना है आपको। आप थोड़ा नोट्स मैंने लिख दिया है पीछे ब्रैकेट में, सोना गोल्ड। तो रामगंगा की जो बालू है, तो इतना लिख लेना कि रामगंगा नदी की घाटी में सोना पाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये सोना मिलता है, जो बरेली है रामगंगा नदी के किनारे है। लिख लेना कहीं कि बरेली रामगंगा नदी के किनारे है, और रामगंगा नदी की बालू में गोल्ड पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं गोमती। तो गोमती में भी मैंने लिख दिया है, वैसे ध्यान रखना, गोमती डाल के डैश करके लिख लेना कि गोमती फुलहर झील से निकलती है, जो पीलीभीत में है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में फुलहर झील है, जहाँ से ये गोमती निकलती है। ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। ठीक है, फुलहर झील, ये गोमती जो है मैदानी भाग से निकलती है, मैदानी भाग से निकलती है, मैदानी भाग से निकलती है। तो इस सवाल ये बहुत बार बना है कि निम्न में से कौन सी नदी मैदानी भाग से निकलती है, तो गोमती। गोमती का उद्गम कहाँ से है? फुलहर झील, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक झील है फुलहर झील, जहाँ से गोमती नदी निकली है, और ये फुलहर झील मैदानी भाग में मिलती है, मतलब ये मैदान में मिलती है। ठीक है, ये कोई पहाड़ी इलाके में नहीं मिलती, हिमालय में ये नहीं मिलती। तो मैदानी भाग से किस नदी का उद्गम है? गोमती का। और लखनऊ और जौनपुर जैसे शहर गोमती नदी के किनारे हैं। लखनऊ और जौनपुर जैसे शहर गोमती नदी के किनारे हैं। ठीक है, घाघरा इसकी सहायक है गंगा की, गंडक इसकी सहायक है गंगा की। एक कोसी, कोसी में ध्यान रखना है आपको कि कोसी अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। कोसी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। कोसी में डैश लगा के लिख लेना कि यह अपने मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है, और इसमें हर साल बाढ़ आती है, जिससे बिहार में बहुत भारी नुकसान होता है। इसीलिए कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये कोसी डाल के हेडिंग और डैश लगा के लिख लेना कि कोसी में हर साल बहुत तेज़ी से बाढ़ आती है, और यह अपने मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है, और कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, आगे की है महानंदा। महानंदा सबसे पूर्वी सहायक नदी है। देखो ये वाली जो दिख रही है, एक यहाँ है, ये वाली ये है महानंदा। ठीक है, तो महानंदा सबसे पूर्वी नदी है गंगा की, जो सहायक है। पूछ ले कभी कि सबसे पूर्वी नदी कौन सी है गंगा की जो सहायक है, तो है महानंदा। और महानंदा का उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ी से हुआ है। ये वाला दार्जिलिंग का क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, तो महानंदा का उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, एक बार मैं बात कर लेता हूँ। गंगा की सहायक नदी दाईं ओर से यमुना, चंबल, केन, बेतवा, सोन, टोंस, सिंधु। बाईं ओर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और ये सब ऑल ओवर बात हमने कर ली है। ठीक है, बाद बाकी बांग्लादेश में गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। और अब बात करेंगे इस पर कि पश्चिम बंगाल में ये दो शाखाओं में बट जाती है। पश्चिम बंगाल में ये दो शाखाओं में बट जाती है। तो ये वाली जो नदी दिख रही है आप, ये गंगा है, और ये यहीं से इसकी शाखा बन गई है, और ये वाली है हुगली। ये वाली नदी, अच्छा मैं इधर बना देता हूँ। जैसे गंगा ये आ रही है यहाँ से, और ये बांग्लादेश में यहाँ से प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये है बांग्लादेश। ये कौन सा है? बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश की सीमा है, टेरिटरी। तो ये यहाँ से निकल जाती है हुगली, ये है हुगली। तो आप ध्यान रखेंगे कि हुगली कोई नदी नहीं है, हुगली स्पेशल कोई नदी नहीं है, ये गंगा की वितरिका है, गंगा की वितरिका। ये है गंगा की वितरिका, मतलब गंगा नदी अब दो शाखाओं में बट गई है, दो वितरिकाओं में बट गई है। एक वितरिका चली गई है बांग्लादेश में, और एक वितरिका पश्चिम बंगाल में बह रही है, और इसी के किनारे है यहाँ हावड़ा, और यहाँ है हावड़ा, और यहाँ है कोलकाता। ठीक है, तो हावड़ा और कोलकाता किसके किनारे हैं? हुगली में। और हुगली में एक नदी आ रही है ये, और ये है दामोदर। दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर आपने पढ़ी है,
छोटा नागपुर के पठार में, दोनों के बीच से बहती है। ठीक है, तो ये वाली ऐसे करके ये 2 शाखाओं में बट जाती है। ठीक है, तो एक शाखा चली जाती है बांग्लादेश में, गंगा, और बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसको, पद्मा, और इस वाली शाखा को क्या कहते हैं, हुगली। इस वाली शाखा को कहते हैं हुगली। ठीक है, यहीं पर है हल्दिया और डायमंड हार्बर बंदरगाह। अब जब मैं बंदरगाह वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा बताऊंगा आपको। तो यहाँ है, और ये दामोदर नदी है, दामोदर नदी हुगली की सहायक है। तो ऐसे करके ये पश्चिम बंगाल में 2 शाखाओं में बट जाती है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है, एक सवाल बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे आप, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा। और ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, दोनों का संयुक्त डेल्टा है। मैं ब्रह्मपुत्र पढ़ाऊंगा आपको अगली क्लास में, लेकिन फिर भी यहाँ समझ लिए एक बार कि ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकली है, ऐसे बहकर आ रही है, और ऐसे अरुणाचल में बहकर ऐसे यहाँ से प्रवेश करती है और ऐसे गंगा में मिल जाती है। ठीक है, फिर ये वितरकाओं में बट जाती है, छोटी छोटी ऐसे वितरकाओं में। हुगली भी बट जाती है ऐसे करके, और ये छोटी छोटी वितरकाओं में बट जाती है, और ये यहाँ बनता है डेल्टा, और इस डेल्टा को कहते हैं हम सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पर इस सुंदरवन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है विश्व का। ठीक है, तो सुंदरवन का जो डेल्टा है बेसिकली ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसका ज़्यादा हिस्सा बांग्लादेश में है, भारत में कम हिस्सा है। तो सुंदरवन का डेल्टा एक दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र, और इसकी एक खासियत है कि इसमें सुंदरी वन वृक्ष मिलते हैं, सुंदरी वृक्ष, इन्हीं के नाम पर इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा है। और इसमें एक महत्वपूर्ण वनस्पति मिलती है मैनग्रोव, मैनग्रोव वनस्पति मिलती है। ठीक है, तो सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष मिलते हैं, मैनग्रोव वनस्पति मिलती है। और ये जो मैनग्रोव वनस्पति है इसकी खासियत ये है कि इसकी जड़ें, मानो ये कि मैं एक सिंपल सा बता दूं कि ये कोई मैनग्रोव का पौधा है, इसकी जो जड़ें हैं ये जड़ें पहले नीचे जाती हैं, फिर यू टर्न लेकर ये ऊपर आ जाती हैं, ऐसे ये यू टर्न लेकर बाहर निकल आती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि मैनग्रोव वनस्पति की जो जड़ें हैं वो पहले पानी में अंदर जाती हैं, दलदली स्थान में अंदर जाती हैं, उसके बाद ये यू टर्न लेकर, यू ऐसे बनता है, यू मतलब जड़ें, पेड़ है ये, इसकी जड़ ऐसे जाएगी और ये यू की आशेप में फिर बाहर निकल आएगी, तो यू टर्न लेकर ये बाहर आ जाती हैं। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा ये वाला है गंगा और ब्रह्मपुत्र का। और इसमें ध्यान रखेंगे ये सुंदरवन का जो डेल्टा है ये बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, बंगाल टाइगर, ये बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और इस बंगाल टाइगर की सुरक्षा के लिए सुंदरवन का जो डेल्टा है इसको एक राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, इसके लिए क्या किया गया है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ है सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ है ये, पश्चिम बंगाल में। किसके लिए फेमस है, बंगाल टाइगर। किसके लिए फेमस है ये, बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है, तो सुंदरवन के डेल्टा में आप इतना ध्यान रखेंगे, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, एक दलदली क्षेत्र है, यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा रखा है। इसमें एक महत्वपूर्ण वनस्पति पाई जाती है मैनग्रोव वनस्पति, जिसकी जड़ें नीचे जाती हैं फिर यू टर्न लेकर ऊपर बाहर निकल आती हैं। ठीक है, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संयुक्त डेल्टा है। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपकी आज हमने इसकी बात कर ली है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखेंगे कि कभी पूछ लेता है कि मैनग्रोव वनस्पति, जो मैनग्रोव वनस्पति है ये सर्वाधिक मिलती है पश्चिम बंगाल में, इसके बाद गुजरात में, और इसके बाद आंध्र प्रदेश में, एपी। थोड़ा ये चार्ट बना लेना कि मैनग्रोव वनस्पति सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में मिलती है, उसके बाद गुजरात के कच्छ में मिलती है,
ये वाला कच्छ, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में इस तटीय क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी की जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी आज हमने समाप्त कर ली हैं, और अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। और यहीं पर क्लास को स्टॉप देते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर करें, आप लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।